भाभी के बैंक अकाउंट में तो कितने ज्यादा ट्रांजैक्शन है। राजेश जी पिछले हफ्ते आए थे और शारदा देवी उससे पिछले हफ्ते। अनीता रानी महीने की शुरुआत में ही आई थी। हे भगवान, ये तो वो सारे गेस्ट के नाम हैं जो हमारे घर पर रहने के लिए आए थे। शायद उन सभी लोगों ने भाभी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। इसका मतलब भाभी गेस्ट से पैसे लेती है। हे भगवान, अब तक तो मुझे ये लगता था कि भाभी अपने ससुराल को धर्मशाला समझती है, लेकिन वो तो आज तक सिर्फ दिखावा ही करते आई है। हमारे सामने तो कितनी अच्छी बनती है, लेकिन हमारे पीछे से लोगों से पैसे ऐंठती है। स्वीटी को अपनी भाभी के बारे में सब पता चल जाता है। फिर शाम के समय, आपको पता है माँ कि आज मेरा प्रमोशन हो गया है। और वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ दिनों से घर पर गेस्ट भी नहीं है, तो क्यों ना हम सब मिलकर एक फैमिली ट्रिप पर चले जाए। अरे हमारे यहाँ पर तो जो भी लोग घूमने के लिए आते हैं वो हमारे घर पर ही रुकते हैं। तो मेरा भी मन करता है माँ कि मैं भी आप लोगों के साथ कहीं घूमने चला जाऊं। हाँ बेटा, अरे तूने तो मेरे मन की बात कह दी। इतने दिनों से मेरा भी यही मन कर रहा था। अरे हमारे यहाँ तो लोग पूरे परिवार के साथ आते हैं, तो मेरा भी मन था कि हम भी कहीं घूम कर आए। तो फिर तय रहा माँ, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा, तो इस बार हम घूमने जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी अड़ोस पड़ोस में बोल दूंगी। घर तो धर्मशाला है, इसलिए हम कहीं भी नहीं जा पाए, लेकिन अपनी धर्मशाला को कुछ दिनों के लिए ताला लगाना भी जरूरी है, क्योंकि हमें भी तो घूमने फिरने का मौका मिलना चाहिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम बाहर कहीं घूमने नहीं जा सकते। ये तुम क्या कह रही हो प्रीति? हम घूमने क्यों नहीं जा सकते? अरे हम सबका इतना मन है, और वैसे भी इतने दिनों से तो गेस्ट आए भी नहीं है, तो फिर हम घूमने क्यों नहीं जा सकते? और तुम तो दिन भर घर में ही रहती हो, तो तुम्हारा कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता क्या? मेरा भी मन करता है कि मैं भी अपने पूरे परिवार के साथ समय बिताऊं, दूर कहीं घूमने चली जाऊं, लेकिन हम अभी नहीं जा सकते। अरे लेकिन क्यों बहू, यूं ना ना क्यों कर रही है तू? और हम क्यों नहीं जा सकते घूमने? आखिर क्या कारण है तेरे पास? देखिए माँ जी, आप लोगों को मैं गलत लगूंगी, लेकिन आपको पता ही है ना कि हमारे घर पर कितने मेहमान आते हैं, और वो हमारे घर को धर्मशाला समझकर ही उनके घर के बाहर निकलते हैं। और अगर हम ही यहाँ से चले गए तो उन लोगों का क्या होगा? अब तक हमने जितने पुण्य कमाए हैं वो सारे पाप में बदल जाएंगे। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे लेकिन हमारे मन का क्या? अरे तो हम अगले साल चलेंगे ना। वैसे भी अभी कोई घूमने लायक जगह बची ही नहीं है, कितना पोल्यूशन हो रखा है। लेकिन हम अगले साल पक्का जाएंगे, और उसकी प्लानिंग हम पहले ही करके जाएंगे। ठीक है बहू, अगर तू ये कह रही है तो यही सही, हम अगले साल चलेंगे। उनकी ये सारी बातें कमरे के बाहर खड़ी स्वीटी सुन लेती है। मुझे अच्छे से पता है कि भाभी का जाने का मन क्यों नहीं है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर नहीं रहेंगी तो वो गैस से पैसे कैसे ले पाएगी? सच में भाभी तो बहुत ही चालाक है। सबके सामने कितनी अच्छी बनती है। कोई देखेगा तो यही बोलेगा कि ये औरत कितनी महान है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। ये तो गैस से पैसे मांगती है, लेकिन कोई बात नहीं, ये जितनी चालाकी चल रही है मैं उन्हें चलने देती हूँ। और अगर मैंने इनकी सच्चाई सबके सामने बोल दूंगी तो ये उस वक्त कोई ना कोई नाटक कर देगी कि मैं ऐसे बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन मैं इन्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी, और एक ना एक दिन इनका पर्दाफाश तो मैं जरूर करूंगी। फिर कुछ दिनों के बाद उनके घर पर एक मोहन नाम का गेस्ट निर्जा को पैसे देता है। ये लीजिए, पूरे 10,000 है। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? ये 10,000 रुपए क्यों दे रहे हैं हमें? मैंने तो आपसे कोई पैसे नहीं मांगे, और ना ही आपने कोई हमसे सामान मंगवाया है। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हो? पैसे ही तो चाहिए थे ना आपको, और ये पैसे किसी सामान के नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर रहने के हैं। अरे ये एक धर्मशाला है,
और यहाँ पर किसी भी चीज के कोई पैसे नहीं लगते। अरे बहन जी, मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या, जो मैं आपको बिना बात के पैसे दूंगा? अरे आप अपनी बहू से ही पूछ लीजिए ना, उन्होंने ही हमसे पैसे मांगे थे। अरे नहीं नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ये धर्मशाला है और यहाँ पर लोग मुफ्त में रहते हैं और हम लोग यहाँ पर किसी से भी कोई पैसे नहीं लेते। फिर आप हमें इतने ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं? और रही बात मेरी बहू की, तो वो तो बहुत प्यारी है। अरे एक बार तो हमारे मन में स्वार्थ आ जाए, लेकिन हमारी बहू ऐसी बिल्कुल नहीं है। देखिए बहन जी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अरे आप ही की बहू ने हमसे यहाँ रहने के पैसे मांगे हैं, और सिर्फ रहने के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ पर खाना खाने के, यहाँ तक कि साबुन तक इस्तेमाल करने के पैसे मांगे हैं। और अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा, तो आप खुद ही अपनी बहू से पूछ लीजिए ना। भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? माना कि बाहर किसी होटल में हमें ज्यादा पैसे लगते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर कम पैसे देकर रह रहे हैं। और हाँ, आप तो इसे धर्मशाला बोलो ही मत। उस आदमी की ये बातें सुनकर नीरजा एकदम हैरान रह जाती है और फिर वो अपनी बहू के पास चली जाती है। अरे माँ जी, आज आप मेरे कमरे में, कोई काम है क्या आपको मुझसे? नहीं बहू, मुझे कोई काम नहीं है, लेकिन मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना माँ जी, क्या बात करनी है आपको? देख बहू, सच सच बताना, घर आए मेहमानों से तू पैसे लेती है क्या? अरे नहीं माँ जी, आप ये क्या बोल रही हो? भला मैं मेहमानों से पैसे लूंगी? नहीं नहीं, मुझे अपने आप पर पाप थोड़ी ना लगवाना है। देख बहू, अब भी मौका है, झूठ मत बोल, सच सच बता दे। तू मेहमानों से पैसे लेती है तो वैसा बोल दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन सच बता। मेरा यकीन कीजिए माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ, मैं मेहमानों से कोई पैसे नहीं लेती। अच्छा, तो फिर आज जो मेहमान आए थे, वो 10,000 किस बात के दे रहे थे तुझे? वो तो बोल रहे थे कि तूने ही मांगे हैं पैसे। अरे माँ जी, दरअसल उन्हें यहाँ से एक गाड़ी बुक करवानी थी, तो उन्होंने इसी बात के पैसे दिए होंगे आपको। और हाँ, वो पैसे मैंने मुंह खोल के मांगे, क्योंकि गाड़ी के पैसे हम थोड़ी ना दे सकते हैं। पहले ही हम उन्हें यहाँ पर मुफ्त में रहने देते हैं, लेकिन यहाँ से कहीं आने जाने का किराया तो उन्हें खुद ही देना पड़ेगा ना। इसीलिए कह रही हूँ माँ जी, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। लेकिन प्रीति की इन बातों पर नीरजा को शक हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद, कितने दिन हो गए हैं ना, हम कहीं मूवी भी देखने नहीं गए। और वैसे भी आप सबको मुझसे शिकायत है ना कि मैं मेहमानों का ख्याल ही नहीं रखती, परिवार के बारे में भी नहीं सोचती। तो आज मैं अपने परिवार के बारे में ही सोच रही हूँ, इसीलिए आज हम सब मिलकर मूवी देखने चलेंगे। क्या बात है बहू, तू तो पहले हर चीज के लिए मना करती थी, फिर आज अचानक से तेरा दिल कैसे पिघल गया? अचानक से परिवार के साथ समय बिताने का तेरा मन कैसे करने लगा है? लो कर लो बात। मैं अपने परिवार के लिए सोचूं तब भी बुरी, और ना सोचूं तब भी मैं ही बुरी। अगर आप लोगों को मुझे गलत ही समझना है तो बताइए, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। ये क्या है प्रीति, तुम माँ से इस तरह से बात क्यों कर रही हो, और इतना अकड़ के जवाब क्यों दे रही हो तुम? देखिए अजय जी, मैं अकड़ के जवाब बिल्कुल भी नहीं दे रही, मैं तो बस बता रही हूँ। और ये सब तो मैंने सिर्फ अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए किया है, ताकि हम लोगों को क्वालिटी टाइम मिल सके। और वैसे भी आप सब तो यही कहते थे ना कि हमें कुछ गेस्ट को मना कर देना चाहिए, तो आज मैंने वही किया। कुछ गेस्ट आए थे, लेकिन मैंने उन्हें रहने के लिए मना कर दिया। ये तू क्या कह रही है बहू, तूने और मेहमानों को मना कर दिया? अरे तू तो हाथ पकड़ के घर पर मेहमानों को लेकर आती है, तो फिर तू उन्हें मना कैसे कर सकती है? जी माँ जी, वो मैंने अपने मुंह से मना किया। और आप सही कहती हो कि परिवार को समय देना भी बहुत जरूरी है। ससुराल धर्मशाला है, इस बात पर मैंने इतना ध्यान दिया,
कि मैं तो अपने परिवार को ही भूल गई। लेकिन अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं हमारे धर्मशाला के साथ साथ हमारे पूरे परिवार पर पूरा ध्यान दूंगी। फिर एक दिन जब स्वीटी अपनी माँ के कमरे में आती है, तभी, अरे माँ, मुझे आपसे भाभी के बारे में कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, मुझे भी तुझसे कुछ बात करनी है। तुझे पता है, बहू मेहमानों से पैसे लेती है, ना कि सिर्फ रहने के लिए, बल्कि यहाँ पर खाने पीने के लिए भी। अरे ये क्या, आपको तो ये बात पहले से पता थी, और मैं भी आपको यहाँ पर यही बताने आई थी। मुझे भी अभी अभी पता चला है कि भाभी मेहमानों से पैसे ले रही है यहाँ पर रहने के लिए। जब मैं कुछ दिनों पहले बैंक में गई थी, तो उनकी पासबुक की स्टेटमेंट देखी मैंने, और वो देखकर तो मैं हैरान रह गई। अरे हमारे यहाँ पर जितने मेहमान आए थे, उन सभी लोगों ने भाभी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। अरे अगर तुझे पता था, तो तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे माँ, मैंने कुछ इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे ये लगा कि आप मुझे गलत समझोगी, और वैसे भी आप भाभी को कितना मानती हो, इसीलिए मुझे ये लगा कि भाभी के खिलाफ अगर मैं कुछ बोलूंगी तो आपको मेरी बात पर यकीन ही नहीं होगा। अरे मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि बहू ऐसी हरकत कर सकती है। वो तो हमारे मुंह पर कितनी अच्छी और भोली बनती है, लेकिन इसका ये चेहरा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ माँ, लेकिन आप चिंता मत करो। अब हम दोनों को तो भाभी की असलियत पता चल गई है ना, तो हम भैया के सामने भी भाभी की असलियत लेकर ही आएंगे। लेकिन उसमें आपको मेरा साथ देना होगा। अरे तू जैसा कहेगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। बहू बहुत गलत जा रही है, इसीलिए हमें उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। फिर कुछ दिनों के बाद रमन नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ वहां रहने आता है, और तभी, कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। देखिए भाई साहब, माना कि आप गरीब हो, इसलिए मैं आपसे ज्यादा पैसे भी नहीं मांग रही, लेकिन आपको भी तो पता है ना कि ये कोई मुफ्त की धर्मशाला नहीं है। थोड़े बहुत पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, और मैं आपसे कोई ज्यादा पैसे नहीं मांग रही, लेकिन आप बाहर जितना पैसे देते हो उससे 2000 कम दे देना, क्योंकि आप गरीब हो ना, इसलिए मैं उतना एडजस्ट कर लूंगी। ठीक है बहन जी, आप हमारे लिए इतना कर रही हो वही बहुत है। फिर शाम के समय वो आदमी प्रीति से इस्त्री मांगता है। अरे बहन जी, मुझे वो जरा इस्त्री की जरूरत थी, वो कपड़े प्रेस करने थे ना। देखिए भाई साहब, प्रेस तो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन उसके लिए अलग से पैसे लगेंगे। अरे ये आप कैसी बातें कर रही हो? सिर्फ एक शर्ट तो प्रेस करनी है, तो उसके लिए भी आप पैसे लोगी क्या? अब आप तो जानते ही हो ना कि आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। उनकी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहां पर नीरजा अजय को लेकर आती है। ये सब क्या है प्रीति? तुम मेहमानों से पैसे ले रही हो? और नहीं तो क्या। और ये आज से नहीं चल रहा, बल्कि ये तो पहले दिन से ही मेहमानों से पैसे लेती आ रही है, और हमारे सामने बस ये भोली बनने का नाटक करती है। अरे नहीं माँ जी, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मुझसे इन्होंने यहाँ पर रहने के लिए पैसे मांगे हैं, यहाँ तक कि मैंने इनसे इस्त्री मांगी, लेकिन इन्होंने तो मुझसे उसके बदले में भी पैसे मांगे। वो दरअसल। बस बहू, अब तो बस कर जा। सच सामने आ गया है, इसलिए अब तू कोई झूठ मत बोल। और ये रमन कोई अनजाना मेहमान नहीं है, बल्कि ये तो हमारा रिश्तेदार है, और इसे तो मैंने ही कहा था कि हमारे यहाँ पर आकर मेहमान बनकर रहे, क्योंकि मुझे तेरी असलियत पहले ही पता चल गई थी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं लालच में आ गई थी, इसीलिए मैंने मेहमानों से पैसे लिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए प्रीति, पुण्य के काम में तुम पाप करती आ रही हो। तुमने सच कहा अजय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और मुझे अपनी गलती का पछतावा है, और इसीलिए आज तक मैंने जितने भी पैसे कमाए हैं वो सारे पैसे मैं भलाई के काम में लगाना चाहती हूँ। बस आप लोग मुझे एक मौका दीजिए,
इस बार मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगी। ठीक है बहू, अगर तू वाकई में ये मौका चाहती है तो हम तुझे ये मौका देने के लिए तैयार है। लेकिन अब तो हमें तुझ पर कोई भरोसा नहीं है। लेकिन उस दिन के बाद से प्रीति सच में सुधर जाती है और अब तक जो धर्मशाला बस नाम की धर्मशाला थी, प्रीति उसे असली में धर्मशाला बनाती है और ठगी के सारे पैसे वो अच्छाई के काम में इस्तेमाल करती है और अपने ससुराल वालों का भरोसा वापस जीतती है। देखो तारा, गांव से आते वक्त हम तुम्हारे मायके के रास्ते से आ रहे थे और तभी मैंने सोचा कि घर जाते जाते तुम्हें भी मायके से लेते जाओ। फिर जब मैं तुम्हारे मायके गया तब तुम वहां पर थी ही नहीं और तेरी भाभी ने हमें सब कुछ बता दिया है कि कैसे तूने छोटी छोटी बातों पर तमाशा किया है वहां पर, और इसके चलते अपना मायका छोड़कर उस सहेली के पास रहने चली गई। अरे शादी होने के बाद भी ये नहीं सुधरी, इतनी नालायक कैसे हो सकती है तू? देखिए माँ जी, आप लोगों को पूरी बात नहीं पता। मैंने बेवजह वहां से जाने का फैसला नहीं लिया था। वो जो भी हो, लेकिन तूने गलत किया है। देख बहू, एक बात ध्यान में रख, यहाँ पे तेरी वो नौटंकी बिल्कुल नहीं चलने वाली, इसलिए सही से रहना और अपनी बचकानी हरकतें और अपना गुस्सा अपने पास ही रखना। बेशरम कहीं की। ससुराल में कोई भी तारा से ठीक से बात नहीं करता। तारा को उसकी माँ विद्या कई बार कॉल करती है, पर तारा उसके कॉल ही नहीं उठाती और वो एक वॉइस नोट भेजती है। प्लीज माँ, मुझे बार बार कॉल मत कीजिए, मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दीजिए। जब समय था तब मैं आपको नहीं दिखी, और अब जब मैं आप सबसे दूर हो गई हूँ तब आपको आपकी बेटी याद आ रही है। ये वॉइस नोट सुनकर विद्या चिंतित हो जाती है। हे भगवान, ये लड़की कब तक रूठी रहेगी मुझसे? माँ जी, अब बस बहुत हो गया आपका भी। उस ढीठ लड़की को कॉल या फिर मैसेज कुछ भी मत करना, वरना मैं समीर को बता दूंगी। फिर ऐसे ही एक रोज, अरे कार्तिक, वो कल जब मैं मार्केट गई थी ना, तब मैंने वहां पर एक सुंदर सा ड्रेस देखा। मुझे वो खरीदना है कार्तिक, प्लीज मुझे पैसे दो ना। क्या? अरे यहाँ पर क्या कोई पैसों का पेड़ लगा हुआ है क्या, जो जब मन किया उस पर से पैसे तोड़कर तुम्हें दे दूं? कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले तुम्हें। पर कार्तिक, अरे सही तो कह रहा है मेरा बेटा। और क्या करना है तुझे ड्रेस पहनकर? कितने सारे कपड़े हैं तेरे पास, बड़ी आई ड्रेस लेने वाली। फालतू के खर्चों में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। चुपचाप जो कपड़े हैं वही पहन ले। पर माँ जी, आप तो हर हफ्ते नए कपड़े लेती रहती हो और आप मुझे ही कह रही हो कि फालतू के खर्चों में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। अरे वो मेरे और मेरे पति के पैसे हैं, तुझे उससे क्या? अपनी हद में रहकर बात कर मुझसे, और जितना कहा जाता है उतना ही किया कर। ज्यादा चोरी मत बन। चल अब जा, हम सबके लिए चाय बना कर ला। तारा बिना कुछ कहे ही रसोई में चली जाती है और तब उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। हर बार मुझे अपने निजी खर्चे के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं और पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन ढेर सारे ताने और अपमान मिलता है। पता नहीं कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं नहीं, अब मैं भी काम करूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी, मेरे खुद के पैसे। फिर किसी और से पैसे मांगने की कभी नौबत ही नहीं आएगी। तारा अब हिम्मत जुटाकर ये बात सबके सामने कहती है। क्या? हाँ माँ जी, मुझे काम करना है, पैसे कमाने हैं, खुद के पैरों पर खड़ा होना है अब। और उसके बाद मुझे बार बार आपसे या कार्तिक से पैसे मांगने की नौबत ही नहीं आएगी। मैं अपने खर्चे खुद ही उठाया करूंगी और तो और अपने भविष्य के लिए भी पैसे जोड़ूंगी। लगे हाथ घर में भी पैसे दिया करूंगी। जरा सोचिए माँ जी, इन सब से कितना बदलाव आ जाएगा। हरगिज नहीं। अरे तेरे दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है क्या? ये सारे ख्याल आते कहाँ से है तेरे पास? कोई काम नहीं करेगी तू। माँ बिल्कुल सही कह रही है। अरे घर के काम तो तुमसे संभाले नहीं जाते, और बड़ी आई बाहर जाकर काम करने वाली। और नहीं तो क्या, अरे हमारे घर में खाने के लाले पड़ गए हैं क्या, जो तुम्हें नौकरी करने की जरूरत पड़ रही है? इस घर की औरतें केवल घर के ही काम करती है और पतियों से एक कदम पीछे ही रहती है। वही तो।
पर अगर हम इसी सोच को लेकर बैठ जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? मैंने ग्रेजुएशन किया है, मुझे भी अपना करियर बनाना है। शादी को अब अच्छे खासे 2 से 3 महीने हो चुके हैं, तो अब तो मैं जॉब कर ही सकती हूँ ना। अरे सत्यानाश हो तेरा और तेरी जॉब का। चुपचाप घर बैठकर अपनी गृहस्थी संभाल। अभी तुम दोनों की शादी को 3 महीने पूरे होने आए हैं। 1.5-2 महीने बाद बच्चे की तैयारी करो। एक औरत का जीवन यही होता है। अगर औरत अपनी घर गृहस्थी नहीं संभालेगी तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। नहीं माँ जी, आपकी सोच गलत है। एक औरत घर गृहस्थी के साथ साथ अपना करियर भी संभाल सकती है। बस उसे एक मौके की जरूरत है, अपने ससुराल वालों की, मायके वालों की और खासकर अपने पति के साथ की जरूरत होती है। कार्तिक बेटा, समझा दे अपनी लुगाई को कि मुझे इस विषय पर और कोई बहसबाजी नहीं करनी है, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तारा, अंदर चलो। पर कार्तिक, मैंने कहा ना, चलो अंदर। फिर तारा कार्तिक के साथ कमरे में चली जाती है और अब ये सारी बातें तारा ऋचा को फोन पर बताती है। और तभी, देख तारा, तू अपने ससुराल वालों के दबाव में मत आ। ऐसे बेचारी मत बन। अपने हक के लिए, अपने सपने के लिए लड़ यार। तू नहीं करेगी तो कोई नहीं कर पाएगा। हाँ ऋचा, शायद तू सही कह रही है। तू घबराना मत, मैं हमेशा तेरे साथ थी और आगे भी रहूंगी। अब तारा ऋचा से बात करने के बाद बहुत देर तक सोच में ही रहती है। बस अब बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सहूंगी। ना मायका ना ससुराल, मेरा कोई भी घर नहीं है। मैं दोनों तरफ से पराई हो चुकी हूँ। ना तो मैं अपनी मर्जी से कुछ कर सकती हूँ और ना ही मेरा किसी भी चीज पर हक है। 2 मिनट का सुकून भी चाहूं तो मेरा ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां मैं शांति से रह पाऊं। लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब मैंने तय कर लिया है, मैं नौकरी जरूर करूंगी और पैसे भी कमाऊंगी और अपने दम पर एक घर बनाऊंगी जो असल में मेरा अपना घर होगा। तारा अब किसी के भी बारे में बिना सोचे घर बैठे बैठे ही नौकरी की तलाश शुरू करती है। कभी फोन पर तो कभी अखबार में। ऐसे ही एक रोज उसे अखबार में एक बहुत ही अच्छी नौकरी का इश्तिहार मिलता है। अरे वाह, इस अखबार में तो एक नहीं बल्कि 4-4 नौकरियों के बारे में जानकारी दी गई है। इनमें से तो मैं हर एक नौकरी के लिए अप्लाई कर देती हूँ। अगर भगवान की कृपा रही तो मुझे किसी ना किसी जगह तो नौकरी मिल ही जाएगी। फिर तारा उन चारों नौकरी के लिए अप्लाई कर देती है और उसका इंटरव्यू फोन पर ही हो जाता है। ठीक 2 हफ्तों के बाद उसे एक नौकरी से बुलावा आता है और तब वो बहुत खुश हो जाती है। थैंक यू सो मच भगवान जी, मुझे लगा नहीं था कि मुझे ये वाली नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आपकी कृपा से मिल गई। फिर वो जाकर घर में सबको इस बारे में बताती है। और तभी, तुम क्या पागल हो गई हो क्या तारा? नहीं कार्तिक, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर मैं इस घर में रहूंगी तो एक ना एक दिन सच में पागल हो जाऊंगी। मुझे अपने बलबूते आगे जाना है कार्तिक। पैसों के साथ साथ नाम और इज्जत भी कमानी है और उसके लिए मुझे नौकरी करनी ही होगी। माँ जी, पापा जी, आप दोनों बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं घर और बाहर दोनों तरफ की जिम्मेदारियां बखूबी संभालूंगी। ये तो क्या बकवास कर रही है बहू? तुझे मैंने कहा था ना कि नौकरी वोकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तूने मेरी बात नहीं मानी और घर बैठे बैठे नौकरी के लिए अप्लाई भी कर दिया और तुझे वहां से बुलावा भी आ गया। अरे कितनी निर्लज्ज है तू। सच में उस दिन तेरी भाभी सही कह रही थी तेरे बारे में कि तू एक नंबर की ढीठ और निकम्मी है। प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और घर का सारा काम होने के बाद ही ऑफिस जाऊंगी। अरे वो तो तू तब कर पाएगी जब तू यहाँ पर रहेगी। मतलब? अगर तुझे इस घर में रहना है तो तू नौकरी बिल्कुल नहीं करेगी, पर अगर तुझे नौकरी ही करनी है तो अभी के अभी निकल जाए इस घर से। क्या? एकदम बराबर माँ। तारा एक पल के लिए शॉक हो जाती है, लेकिन तभी वो साहस करके ससुराल छोड़ने का फैसला ले लेती है। हाँ माँ जी,
मैं अपनी नौकरी को ससुराल या अपने मायके से बढ़कर रखूंगी, क्योंकि मुझे अब काम करना है, किसी की गुलामी नहीं करनी। मैंने आज तक आप सबके लिए बहुत कर लिया, लेकिन उसके बदले में मुझे अपमान और दर्द के सिवा कुछ भी नहीं मिला। इसलिए अब मैं नौकरी करना चाहती हूँ। अरे जा जा, जाकर फिर से लौट आएगी यहाँ पर, बेवकूफ कहीं की। पिंजरे से उड़ना तो आसान है, लेकिन उड़ान भरना बहुत मुश्किल। अरे तेरा तो रहने का भी कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि तूने तो अब तेरे मायके में भी कांड कर दिया है। कहाँ जाएगी इस हालत में तू? आप उसकी चिंता मत कीजिए माँ जी, क्योंकि अब मैं जहाँ भी जाऊंगी अब से सुखी ही रहूंगी। इतना कहकर तारा ससुराल छोड़कर चली जाती है और उसका यह जवाब सुनकर सभी घर वाले गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। फिर तारा वहां से ऋचा के घर चली जाती है। मुझे माफ कर दे ऋचा, लेकिन तेरे घर के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। बस कुछ दिन रहने दे मुझे यहाँ पर, बाद में मैं अपने लिए घर देख लूंगी। लेकिन इस महीने में तुझे कोई पैसे नहीं दे पाऊंगी, लेकिन जब मेरी पहली पगार हो जाएगी तब मैं तुझे सारे पैसे दे दूंगी। ओ तारा, तू पागल हो गई है क्या? अरे ये तेरा ही घर है और तुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं ऋचा, एक औरत की इज्जत क्या होती है ये मुझे समझ आ चुका है। माना कि तू मेरी पक्की सहेली है, लेकिन फिर भी मैं अब अपने आत्मसम्मान के साथ ही जीवन जीऊंगी। यार तारा, तुझ में आई है बदलाव को देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। आखिरकार तुझ में उस पिंजरे को तोड़कर उड़ान भरने की हिम्मत आ ही गई। तारा अब नौकरी करने लगती है और वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश भी होती है। लेकिन जैसे ही पूनम ये बात विद्या को बताती है, विद्या बहुत परेशान हो जाती है। ये लड़की बोरा गई है क्या? इसने तो अब अपना ससुराल भी छोड़ दिया। समीर बेटा, तू चल मेरे साथ। वो ऋचा के पास गई है, मैं उसे मनाऊंगी तो वह समझ जाएगी। चल बेटा। हाँ माँ। फिर समीर और विद्या दोनों तारा के पास जाते हैं और उसे वापस ससुराल जाने के लिए कहते हैं। देख तारा, ये सब करने से कुछ नहीं मिलने वाला। अरे अकेले तू कैसे रहेगी? अपनी इतनी अच्छी खासी घर गृहस्थी को मत छोड़। परिवार के बिना एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। मेरा कोई परिवार नहीं है। जिनको मैंने अपना माना, उन्होंने मुझे एक पल में ही पराया कर दिया। और आप लोग भी यहाँ से चले जाइए। अब जब मैं आगे बढ़ रही हूँ तो आप लोगों से ये देखा भी नहीं जा रहा क्या? मुझे मेरी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दीजिए। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। वापस अपने घर चल। कौन सा अपना घर माँ? ना मायका ना ससुराल, कहीं पर भी मुझे अपनापन नहीं मिला। शादी के बाद जब मैं मायके आई तब आप लोगों ने भी असली रंग दिखा दिए। लेकिन अब बस माँ, बहुत हुआ। चले जाइए आप दोनों यहाँ से। पर बेटा मेरी बात तो सुन ले। लेकिन तारा उन लोगों की एक नहीं सुनती। इधर पूनम को घर के सारे काम खुद को ही करने पड़ते हैं, जिस कारण वो बहुत परेशान हो जाती है। कार्तिक बेटा, अब तू ही जा और लेकर आ उसे। उस लड़की ने तो अपने मायके वालों की भी बात नहीं सुनी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो तेरी बात जरूर सुनेगी। कहीं ना कहीं उसके दिल में भी तेरे लिए प्यार था और वो अब भी रहेगा। देख बेटा, मैं ये घर अकेली नहीं संभाल सकती, इसीलिए तू जा और लेकर आ उसे। ठीक है माँ। फिर कार्तिक तारा के पास चला जाता है। देखो तारा, मैं तुम्हें यहाँ पर समझाने के लिए नहीं, बल्कि सीधे लेने आया हूँ। चलो घर चलो। नहीं कार्तिक, मैं नहीं आऊंगी। देखो तारा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। एक नई शुरुआत करते हैं हम। मैं अपनी नई शुरुआत कर चुकी हूँ कार्तिक, और वो भी अकेले रहने की। पर मुझे उस घर में बिल्कुल भी नहीं आना जहां मेरी और मेरे सपनों की कोई इज्जत नहीं है। अरे कौन से सपने? क्या मिलने वाला है तुम्हें अकेले रहकर? तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगी। देखो, बहुत इज्जत के साथ कह रहा हूं, चलो वापस। लोगों के घर मुझे तमाशा नहीं करना है। पहली बात तो ये है कि मैं अकेले रह पाऊंगी, और दूसरी बात ये है कि मुझे तुम जैसों की इज्जत की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए अपनी इज्जत अपने पास ही रखो और निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी इतनी जुर्रत,
आवाज नीचे। अब मैं पहले वाली तारा नहीं रही जो चुपचाप तुम्हारा सब कुछ सुनकर लूंगी। मुझे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। चले जाओ यहाँ से और फिर कभी मत आना यहाँ पर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानते नहीं हो, अगर एक औरत ठान लेना तो वो कुछ भी कर सकती है। उसे कमजोर समझने की गलती मत करना। इतना कहकर तारा कार्तिक के मुंह पर दरवाजा बंद करती है और कार्तिक तो बस ये सब देखता ही रह जाता है। तारा सबसे दूर होकर खुद को पाती है और जीवन में कड़ी मेहनत करके एक दिन अपना खुद का घर बना ही लेती है, जिसमें वह बेहद खुश रहती है। पायल को ऐसे बेहोश देखकर सुनीता और अरविंद घबरा जाते हैं और वो दोनों उसे घर के अंदर लेकर आते हैं। फिर कुछ ही देर बाद पायल को होश आ जाता है। क्या तुम्हें अभी ठीक लग रहा है पायल? ये लो, ये पानी पियो। क्या हुआ है बहू? तू अचानक से गेट पर ही बेहोश हो गई। पता नहीं माँ जी, शरीर में बहुत थकान है मेरे, और आज तो दोपहर से मेरा सिर भी चकरा रहा था। मुझसे एक साथ इतने सारे काम नहीं हो रहे। देखो पायल, मुझे लगता है कि हमें उर्मिला को वापस बुला लेना चाहिए। क्या? हाँ पायल, उसके जैसे नौकरानी हमें कभी नहीं मिलेगी। बाकी सारी नौकरानियां तो बस अपना ही फायदा देखती है, लेकिन उर्मिला वैसी बिल्कुल नहीं है। वो इस घर को अपना ही घर समझ के काम करती है। तुमने देखा ना, माँ और ईशु का कितना ख्याल रखती थी वो। हाँ बहू, अरे आज तो तुझे चक्कर आ गई, लेकिन कल को कुछ तूने ज्यादा काम कर लिया तो क्या होगी तेरी हालत? और बहू, उस दिन उसे सच में कोई जरूरी काम आया होगा, इसीलिए वो 1 घंटा पहले गई होगी और उसके बाद ही मैं बाहर गई थी ना। जबकि मुझे पता था कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, तो इसमें आधी गलती तो मेरी भी हुई ना। अगर मैं ही घर पे चुपचाप बैठ जाती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोनों की बातें सुनकर पायल अब सोच में पड़ जाती है। इतना मत सोचो पायल, हालातों को समझो और उस हिसाब से फैसला लो। उसे कॉल करके बात कर लो और वापस बुला लो उसे। ठीक है अरविंद, शायद आप दोनों सही कह रहे हो। अब हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। नौकरानी तो मिलने से रही, तो अब उर्मिला को ही लाना होगा। मैं कल सुबह ही उसे कॉल करूंगी। लेकिन अगली सुबह जब पायल उर्मिला को कॉल करती है, तभी उसका फोन स्विच ऑफ आता है। हे भगवान, इसका फोन तो स्विच ऑफ बता रहा है। अब मैं क्या करूं? इस उर्मिला से कैसे बात करूं? एक काम करती हूँ, बगल की बिल्डिंग में उसकी सहेलियां रहती हैं जो अलग अलग घरों में काम करने जाती हैं। मैं उनसे बात करके देखती हूँ। देविका भाभी को बोलती हूँ कि उन दोनों को मेरे घर भेज दे। वो दोनों काम वालियां उन्हीं के पास आती हैं। फिर उर्मिला की सहेलियां मुनमुन और चमेली पायल के घर चली जाती हैं और फिर पायल उन्हें उर्मिला से बात करवाने के लिए कह देती है। अरे अगर आपको वापस बुलाना ही था तो आपने उसकी इतनी बेइज्जती करके काय को निकाला काम से? अरे मुनमुन, अपना मुंह जरा बंद रख। मैडम, मैं अभी घर ही जा रही है। मैं जाके फोन लगा कर देती है आपको और उर्मिला की आपसे बात करवाती है। ठीक है ना? ठीक है चमेली, चलेगा। फिर चमेली उर्मिला के पास जाती है और तभी, नहीं चमेली, तू नहीं जानती है कि दीदी ने कैसे मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी और धक्के मारकर मेरे को घर से बाहर निकाला था। मेरे दिल पर बहुत ठेस पहुंची है चमेली, और अब मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन उर्मिला, अरे अब जब वह सामने से बोल रही है तो तू काय को इतना भाव खा रही है? जाने देना, अब वैसे भी तेरे को काम नहीं मिल रहा है और ये तो तेरा पुराना ही काम है, तो इधर ही चली जाना। नहीं चमेली, मैंने कहा ना एक बार, मेरे को उस घर जाना ही नहीं है। ये सारी बातें चमेली पायल को बता देती है और उसकी बात सुनकर पायल अब और परेशान हो जाती है। हाँ अरविंद, उसने मुझसे बात करने से ही मना कर दिया। उसका दुखी होना एक प्रकार से लाजमी है पायल। तुमने उसे बहुत बुरा भला बोला और फिर धक्के मारकर घर से बाहर भी निकाल दिया, और इतना अपमान होने के बाद कोई क्यों ही करेगा बात?
गुस्से में तूने कुछ ज्यादा ही सुना दिया, लेकिन आज तुझे उसकी ही जरूरत पड़ गई। इसलिए कहते हैं ना, गुस्से को काबू में रखना चाहिए। वो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो अब क्या करें? अब एक ही रास्ता है, तुम्हें ही उसके पास जाना होगा और उससे तहे दिल से माफी मांगनी होगी। क्या? हाँ पायल, हो सकता है कि तुम्हारे वहां पर जाकर माफी मांगने से उर्मिला फिर से काम पर आ जाए। हाँ बहू, और यही सही रहेगा। ठीक है, शायद मुझे ये सब करना ही होगा, वरना मेरे बाकी कामों पर असर होगा। मुझे वहां जाकर उर्मिला से बात करनी ही होगी। फिर चमेली से पता जानकर अब पायल अकेली है उर्मिला के घर जाने के लिए निकल पड़ती है। हे भगवान, पिछले आधे घंटे से रुकी हूं मैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक ये बस भी नहीं आई। इस तपती धूप में तो मैं उबल ही जाऊंगी। अरे हमें तो पता होता है कि ट्रेन कब आने वाली है, लेकिन उर्मिला के एरिया में जाने के लिए और वहां से यहाँ आने के लिए बस का कोई फिक्स टाइम भी नहीं है, और शायद इसीलिए उसे आने में इतनी देर होती होगी। पायल काफी देर तक बस स्टॉप पर बस की राह देखती है। फिर पौने घंटे पूरे होने के बाद वहां पर एक बस आती है। बस में बहुत ही भीड़ होती है। वो देखकर पायल का सर चकराने लगता है। हे भगवान, यहाँ पर तो कितने धक्का मुक्की कर रहे हैं। ना जाने रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए उर्मिला ने और कितने संघर्ष किए होंगे। पूरे आधे घंटे के बाद बस अगले स्टॉप पर रुकती है और पायल चमेली के दिए गए पते को देखकर एक चौल में पहुंच जाती है। हे भगवान, ये चौल तो कितनी गंदी है, और ये कैसी जगह पर रहती है उर्मिला? मेरा तो यहाँ पर दम घुट रहा है। फिर भी पायल आगे बढ़ती जाती है और आखिरकार उसे उर्मिला का घर दिख ही जाता है। लेकिन घर पहुंचने पर वह देखती है कि वहां पर उर्मिला और उसका पति अशोक के बीच झगड़े चल रहे हैं। देख अशोक, मैंने तुझसे कहा ना एक बार, अरे कहाँ से लाऊं मैं रोज रोज इतने सारे पैसे? रोज शराब पीकर तमाशा करता है। जिंदगी नरक बनाकर रख दी है तूने मेरी। काहे को मैंने तेरे से शादी की क्या पता, लेकिन अब पछतारे ली है। वे चुप बैठ, चल मेरे को जल्दी से पैसा दे दे, मेरे को अभी पीने जाना है। अरे नहीं मिलेंगे तुमको पैसे, जहां जाना है वहां जाओ। अब जाओ जहां जाने का है। अरे अभी अभी तो मेरे को एक नया काम लगा है, फौरन कौन देगा मेरे को पैसा? मेरे पास जो पैसे बचे हैं वो मेरे को चिंकी के लिए इस्तेमाल करने हैं। उसका आज दांत काफी दर्द कर रहा है, और जब वो स्कूल से आएगी तब मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएगी। अरे तू और तेरी बेटी दोनों गए तेल लेने, मेरे को बस पैसा मांगता है। अब भी क्या अभी निकाल। अरे चुप रहो, जिधर जाकर मुंह काला करना है करो, लेकिन आज मैं तेरे को 1 रुपया भी नहीं देने वाली। अच्छा, तो ऐसे नहीं मानेगी। रुक जा, तेरे को तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। फिर अशोक उर्मिला को मारने लगता है, और ये सब पायल से देखा नहीं जाता, और वो उर्मिला को बचाने के लिए उन दोनों के बीच आकर अशोक को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। दीदी आप यहाँ पर? अरे कौन है रे तू, और मेरे को थप्पड़ कैसे मारा तूने? आवाज नीचे, और खबरदार जो मेरे साथ तूने इस तरह से बात की तो, और तू उर्मिला पर क्या हाथ उठाता है? रुक जा, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। फिर पायल पास की बड़ी लकड़ी उठाकर अशोक की खूब पिटाई करती है। अरे बस करो मैडम, मत मारो मुझे, और बस करो और माफ कर दो मुझे। अरे बेशरम आदमी, तेरी बीवी इतनी मुसीबतों का सामना करते हुए अकेली कमाती है, तुझे और तेरी बेटी को संभालती है, और तू क्या करता है? शराब पीकर उसे मारता पीटता है। अगर आज के बाद तूने उस पर हाथ तो क्या, आंख उठाने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैं बता दे रही हूं तुझे, समझा कि नहीं? हाँ दीदी, मैं समझ गया। अब इसके आगे मैं इसे तंग बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरे को माफ कर दो बाबा। अशोक पायल से डरकर चुपचाप वहां से चला जाता है। मुझे माफ कर दो उर्मिला, लेकिन आज मुझे समझ आया कि तुम हमेशा इतनी लेट क्यों आती थी।
तुम्हारे हाथ पर हमेशा चोट लगी हुई थी। तुम हर बार पैसे क्यों मांगती थी और तुम्हारा काम पर ध्यान क्यों नहीं था? अपनी निजी जिंदगी में तुम कितनी सारी मुश्किलों से जूझ रही थी और तुमने किसी को उस बात की भनक तक नहीं पड़ने दी। क्यों उर्मिला? एक बार अपनी तकलीफें मुझे तो बता देती, मैं तभी तुम्हारे उस शराबी पति की अकल ठिकाने लगा देती। अब क्या करती दीदी, मेरे को किसी को परेशान करने का इच नहीं था, इसीलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया। इस आदमी ने मुझे बहुत तंग करके रखा है, लेकिन अच्छा हुआ जो आप आ गई, क्योंकि अब वो आपके खौफ के कारण मेरे को आगे से कुछ भी नहीं करेगा। धन्यवाद है दीदी। अरे उर्मिला, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? धन्यवाद तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, क्योंकि आज तक तुमने मेरे परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखा है। मेरी बेटी की, माँ जी की कितनी देखभाल की है। लेकिन आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो उर्मिला, मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है। नहीं दीदी, ऐसे माफी मत मांगो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मेरे को निकलना होगा दीदी, क्योंकि 3 दिन पहले ही मेरे को एक नया काम मिला है और वही मैडम मेरे को अभी फोन कर रही है, क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है। लेकिन उर्मिला, मेरी बात तो सुनो। अभी नहीं दीदी, एक काम करो, हम रास्ते में बात कर सकते हैं, प्लीज दीदी। अच्छा ठीक है उर्मिला, चलो। फिर वो दोनों घर से निकलकर रास्ते में ही बात करने लगते हैं। देखो उर्मिला, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसके लिए दिल से माफी चाहती हूँ। मुझे सच में अंदाजा भी नहीं था कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे इतना सारा दुख छुपा हुआ है। लेकिन अब वापस चलो उर्मिला, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें लेने आई हूँ, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूँ तुम्हारे जैसी बाई मुझे कभी नहीं मिलने वाली। नहीं दीदी, माफ करना मुझे, लेकिन अब मैं वहाँ काम पर नहीं आ पाएगी। आपके और मेरे बीच बहुत बहस हो चुकी है और अब वापस काम पर आ गई तो फिर से वही सब होगा और फिर एक बार मेरा अपमान करके मुझे घर से बाहर निकालोगी, और ये सब होने से अच्छा यही होगा कि मैं आपके पास आऊँ ही ना। नहीं उर्मिला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्लीज मेरा विश्वास करो। पहले की बात अलग थी, लेकिन अब की बात अलग होगी। अब तुम्हारा पति अशोक तुम्हें परेशान ही नहीं करेगा, तो तुम अपने सारे काम सही तरह से कर पाओगी। वो तो है दीदी, लेकिन मैं अब नए काम पर लगी हूँ, तो उधर की मैडम मेरे को क्या बोलेगी? तुम उसकी चिंता मत करो उर्मिला, मैं चलती हूँ ना तुम्हारे साथ, और वहां पर तुम्हारी मैडम से भी बात कर लूंगी मैं। फिर पायल और उर्मिला एक नए काम पर पहुंचते हैं। जहां पर दरवाजा खोलते हैं, उसकी नई मैडम उर्मिला पर चिल्लाने लगती है। अरे ये सब क्या चल रहा है तुम्हारा उर्मिला? अरे तुम्हें अभी लगे हुए 3 दिन भी नहीं हुए हैं कि तुम लेट आना शुरू हो गई हो, और आज तो तुम कल से भी ज्यादा लेट हो गई हो। ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे कितना सारा काम पड़ा है घर में, तुम्हें जरा सी भी अकल है या नहीं? माफ कीजिएगा मैडम, वो दरअसल रास्ते में बहुत ही ट्रैफिक था ना आज, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं सारा काम फटाफट कर देगी। अरे कल भी तुमने यही बोला था। देखो उर्मिला, सही से काम करना है तो करो। मुझे कल से तुम्हारी ये नौटंकी बिल्कुल नहीं चाहिए, समझी कि नहीं? अरे आपकी दिक्कत क्या है? वो बस लेट ही तो आई है ना, थोड़ी ना कोई छुट्टी ली है उसने, और अब आ गई है तो आपका सारा काम करके ही देगी वो। अरे आपको पता भी है क्या कितनी कठिनाई से होकर वो यहाँ पर आती है, और आप उस पर चिल्लाती जा रही हो। ओह हेलो, तुम कौन होती हो मुझसे इस तरह से बात करने वाली? ये मेरी नौकरानी है और मैं इसके साथ कैसे भी पेश आऊं, तुम्हें उससे क्या? ज्यादा चिल्लाओ मत। अब से उर्मिला तुम्हारे घर पर काम नहीं करने वाली। क्या? देखो उर्मिला, अब बाकी का फैसला तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरे पास वापस आना चाहती भी हो या नहीं। देखो दीदी, आपने अभी तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जब मेरे पास कोई भी काम नहीं था तब मेरे को इन्होंने ही काम दिया, इसीलिए मैं आपके पास नहीं आ पाएगी। माफ कीजिए दीदी, लेकिन आप चली जाइए यहाँ से।
ठीक है उर्मिला, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। पायल भी वहां से चली जाती है। फिर अगली सुबह, अरविंद, आज का लंच में बाहर से ही ऑर्डर कर देती हूँ। उर्मिला तो अब आने से रही, इसलिए अब हमें फिर से एक नई नौकरानी ढूंढनी होगी। लेकिन उतने में घर की घंटी बजती है और दरवाजा खोलने पर पायल उर्मिला को देखकर चकित रह जाती है। उर्मिला, तुम यहाँ पर? हाँ दीदी, मैं जानती हूँ कि आपने मेरा बहुत अपमान किया, लेकिन आप लोगों को मेरी निजी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब कल आपने मेरी आंखों से सब देखा, तब आपने ही मेरे पति को अच्छे से सबक सिखाया, बिल्कुल मेरी बड़ी दीदी की तरह। और मैंने भी रात भर बहुत सोचा, लेकिन आप लोगों से बना हुआ मेरा चिड़ाव ही मुझे यहाँ तक खींच कर लाया है। और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और आपके ही पास काम करूंगी। क्या? सच में? इस तरह से अंत में उर्मिला वापस लौट कर आती है और उसके आने से सभी बहुत खुश होते हैं।